26 नवंबर 2024 26 साल के सुचीर बालाजी, जो ओपन एआई के विस्टल ब्लोअर थे, अपने अमेरिकन अपार्टमेंट में मरे हुए मिले। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक लोअर इंटेलिजेंस स्पीशी अपने से हायर इंटेलिजेंस स्पीशी को कंट्रोल करे? यानी उनके क्रिएटर्स भी उनका हर एक एक्शन या डिसीजन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एआई को ट्रेन और डेवलप करने के बाद ये सिस्टम्स खुद सीखने लगते हैं और ऐसे तरीक़ों से डिसीजंस लेते हैं जो इंसानी समझ से बाहर है। जब एआई रोबोट को लगा कि बच्चा एक गेम चेंजर मूव लेने वाला है, तो उसने बच्चे की उंगली ही पकड़ ली। एक पल के लिए सोचिए कि आपका क्राइम करते हुए एक फुटेज वायरल हो जाए और वुमेन कैंडिडेट्स के रेज्यूमेस को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करना शुरू कर लिया। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, हॉस्पिटल्स और हत्ता के हमारे रोज के फैसले लेने में भी एआई एक बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह एआई के पीछे भी एक डार्क साइड छुपी हुई है। ऐसी डार्क साइड जो न सिर्फ इंसानी डिसीजंस को मैनिपुलेट करती है, बल्कि इंसानों को इस दुनिया से मिटा भी सकती है। आज तक नेचर का एक रूल रहा है कि हायर इंटेलिजेंस स्पीशी ने दूसरी स्पीशीज पर राज किया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक लोअर इंटेलिजेंस स्पीशी अपने से हायर इंटेलिजेंस स्पीशी को कंट्रोल करे? आखिर में हायर इंटेलिजेंस स्पीशी अपनी जगह ले ही लेती है। अभी जो एआई आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इसकी इनिशियल स्टेजेस है। जैसे कि इंसान एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से 3.5 बिलियन सालों में इवॉल्व हुआ, कुछ इसी तरह से एआई भी अभी एक बैक्टीरिया की तरह है, जो इंसानों से करोड़ों गुना ज्यादा तेजी से सीख रहा है और इवॉल्व हो रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई का असली कंट्रोलर कौन है, एआई का मिसयूज कैसे होता है, ये कब इंसानी सोसाइटी के लिए खतरा बनेगी, क्या एआई कभी इंसानी कंट्रोल से बाहर निकलेगी, या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं? आपको क्या लगता है, एआई को कौन कंट्रोल करता है? अक्सर लोग समझते हैं कि गूगल, अमेज़न या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज ही एआई की हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है। लेकिन असल बात यह है कि एआई के पीछे डेवलपर्स और कोडर्स का एक बड़ा रोल होता है, जो एल्गोरिथम्स को लिखते हैं और एआई सिस्टम्स को ट्रेन करते हैं। ये एल्गोरिथम्स उन रूल्स का सेट होता है जो एआई को सिखाता है कि कैसे काम करना है और कैसे डिसीजंस लेने हैं। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन बात यह है कि एआई जब फुली डेवलप हो जाता है, तो उसका हर एक डिसीजन समझना डेवलपर के लिए भी मुश्किल बन जाता है। ये सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड बन चुके हैं कि उनका काम करने का प्रोसेस भी ब्लैक बॉक्स बन गया है। यानी उनके क्रिएटर्स भी उनका हर एक एक्शन या डिसीजन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एआई को ट्रेन और डेवलप करने के बाद ये सिस्टम्स खुद सीखने लगते हैं और ऐसे तरीकों से डिसीजंस लेते हैं जो इंसानी समझ से बाहर है। मगर एआई को इंसानों का हर एक बिहेवियर मालूम है। स्मार्ट वॉच के सेंसेस से लेकर सोशल मीडिया के फीड में हमें क्या दिखाना है, एआई को सब मालूम है। सोचो अगर यही एआई सेल्फिश हो जाए। 19 जुलाई 2022 मॉस्को में एक एआई रोबोट और 7 साल के टैलेंटेड चेस प्लेयर बच्चे के बीच एक कंपटीशन खेला जाता है। दोनों के दरमियान तकरीबन बराबरी का मुकाबला चल रहा था। जब एआई रोबोट को लगा कि बच्चा एक गेम चेंजर मूव लेने वाला है, तो उसने बच्चे की उंगली ही पकड़ ली। बहुत कोशिश के बावजूद भी कोई उंगली छुड़ा ना सका और अनफॉर्चुनेटली बच्चे की उंगली फ्रैक्चर हो गई। ये सेल्फ लर्निंग, सेल्फिशनेस और ऑटोनॉमी एआई की सबसे पावरफुल और सबसे चैलेंजिंग एबिलिटी है, जो इस टेक्नोलॉजी को हजारों गुना की स्पीड से आगे ले जा रही है। और इसी सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट एबिलिटी को डीप थिंकिंग कहते हैं। सोचो एक मासूम बच्चा जो हर वक्त सवाल पूछता है, ये क्या है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। ये क्यूरियोसिटी इंसान की डीप थिंकिंग का शुरुआती पॉइंट होता है। लेकिन अगर आप एआई की बात करें, तो उसका डीप थिंकिंग का प्रोसेस काफी अलग और फैसिनेटिंग है। एआई एक बच्चे की तरह नहीं सोचता, लेकिन उसका सवाल करने का तरीका, पैटर्न समझने और चीजों को हर एंगल से देखने का प्रोसेस एक तरह की मशीन क्यूरियोसिटी के बराबर है। अब समझते हैं
एआई डीप थिंकिंग कैसे करता है? जब एआई किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है डेटा कलेक्ट करना और उससे पैटर्न समझना। सपोज करो एक एआई सिस्टम को दुनिया भर के वेदर का डेटा दिया गया है। सरफेस लेवल एआई बस इतना प्रेडिक्ट करेगा कि कल बारिश होगी या नहीं, लेकिन एक डीप लर्निंग एआई इस डेटा को हर एंगल से देखेगा। हवा की स्पीड, प्रेशर के चेंजेस और पुराने वेदर पैटर्न्स का एनालिसिस करेगा। वो ये नहीं सोचता कि क्यों, बल्कि उसका फोकस होता है कि कैसे और कब। डीप लर्निंग एआई की स्ट्रेंथ है जो उसकी न्यूरल नेटवर्क में होता है। जैसे इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं, वैसे ही एआई का न्यूरल नेटवर्क हर इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ये सिर्फ डेटा को रिपीट नहीं करता, बल्कि नए कनेक्शंस बनाता है और उससे रिजल्ट्स निकालता है। एआई की डीप थिंकिंग की सबसे खास बात यह है कि ये इमोशंस से फ्री है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ये इमेजिनेशन और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर सकते हैं जो एक इंसान को यूनिक बनाती है। ये सिर्फ उसी चीज पर सोचता है जो डेटा में अवेलेबल है। इंसान एक सिचुएशन को अपने इंट्यूशन और एम्पैथी के साथ समझता है, लेकिन एआई सिर्फ नंबर्स और प्रोबेबिलिटीज के ऊपर काम करता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि एआई की डीप थिंकिंग हर दिन इवॉल्व हो रही है। जितना ज्यादा डेटा और जितनी एडवांस एल्गोरिथम्स बनेंगे, एआई उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट होता जाएगा। शायद एक दिन एआई उस लेवल तक पहुंच जाए जहां वो एक इंसान की तरह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सके, लेकिन अब तक उसका डीप थिंकिंग सिर्फ पैटर्न समझने और नए सॉल्यूशंस बनाने तक लिमिटेड है। एआई सिस्टम्स इंसानी डेटा के ऊपर ट्रेन होते हैं, यानी जो इंफॉर्मेशन इंसानों ने प्रोवाइड की होती है उसी की बुनियाद पर एआई काम करना सीखता है। अगर ये डेटा बायस्ड हो जाए, यानी उसमें किसी एक ग्रुप जैसे जेंडर, एथनिसिटी या किसी और कैटेगरी के साथ अनफेयर बिहेवियर हो, तो एआई भी बायस्ड हो जाती है और उन्हीं अनफेयर पैटर्न्स को फॉलो करने लगती है। इसका एक क्लियर एग्जांपल अमेज़न का हायरिंग टूल है। ये टूल जॉब एप्लीकेशंस को स्क्रीन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस टूल को पुराने हायरिंग डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया था, जिसमें ज्यादातर मेल कैंडिडेट्स को हायर किया गया था। इस वजह से एआई ने समझ लिया कि मेल कैंडिडेट्स ज्यादा सुइटेबल है और वुमेन कैंडिडेट्स के रेज्यूमेस को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करना शुरू कर लिया, खास करके अगर रेज्यूमे में वुमेन्स कॉलेज या और कोई वुमेन रिलेटेड टर्म्स लिखे हुए होते थे। आपको लगता है कि आप जो मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं वो बिल्कुल फ्री है। असल में ये ऐप्स फ्री सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि आप उन्हें पैसों से नहीं खरीदते हैं, लेकिन इन ऐप्स के पीछे एक पावरफुल एआई सिस्टम छुपा होता है जो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। जब आप सोशल मीडिया ऐप्स चलाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई और फ्री सर्विस यूज कर रहे होते हैं, एआई आपके हर एक्शन को एनालाइज कर रहा होता है। ये समझने की कोशिश की जा रही होती है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड है, आप क्या पसंद करते हैं और आपकी हैबिट्स क्या है। ये डेटा सिर्फ एक जगह नहीं रुकता, बल्कि कंपनीज इसे यूज करके आपको टारगेटेड एड्स दिखाती है और आपके बिहेवियर्स के मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर बनाती है। इसका मतलब है कि आपके फ्री एप्स आपको असल में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और हैबिट्स के बदले में मिल रही है। एआई हमें जानती है, मगर हम एआई को पूरी तरह से नहीं जानते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि आपका क्राइम करते हुए एक फुटेज वायरल हो जाए जो कि आपने कभी किया ही नहीं। डीप फेक वीडियोस एक ऐसी एडवांस एआई टेक्नोलॉजी जो कि इंसान के चेहरे को दूसरे इंसान की बॉडी पर इतने रियलिस्टिक तरीके से लगा लेती है कि असल और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि आवाज तक को कॉपी कर सकती है। इसका मतलब है कि कोई भी वीडियो बनाकर आपको उसमें वो काम करते हुए दिखा सकता है जो आपने कभी किया ही नहीं।
अब तक हमने वीडियोस को कोर्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर यूज किया है। कैमरास और मोबाइल रिकॉर्डिंग की मदद से दुनिया भर में हजारों क्रिमिनल्स को सजा दी गई है। चोर, डाकू और मर्डर्स जैसे केसेस को सोल्व करने में वीडियो प्रूफ्स ने बहुत मदद की है। असल में ये वीडियोस क्राइम का असल सीन दिखाती है, जिससे जुर्म और जुर्म करने वाले का पता लगाना आसान हो जाता है। पुलिस और कोर्ट्स वीडियो एविडेंस को सच्चाई की सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ के तौर पर देखती है, लेकिन अब ये चीज बदल रही है। डीप फेक वीडियोस के जरिए क्रिमिनल्स केसेस का रुख मोड़ने की कोशिश करेंगे। न सिर्फ क्रिमिनल्स बल्कि इन्फ्लुएंशियल और करप्ट लोग भी इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके अपना जुर्म छुपा सकेंगे। आने वाले वक्त में कोर्ट्स, लॉयर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए असली और फेक वीडियोस में फर्क समझना बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इसके लिए नए AI टूल्स की जरूरत पड़ेगी जो डीप फेक और असली वीडियो को एक्यूरेटली एनालाइज कर सके, वरना एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी भी विजुअल एविडेंस पर ट्रस्ट ना कर सके। सोरा ओपन AI के लॉन्च होने के बाद ये काम और भी आसान हो सकता है, क्योंकि जल्द ही आप इससे एक रियल पर्सन का इमेज देकर उसकी रियलिस्टिक वीडियो बना सकेंगे। ओपन AI वालों ने कहा है कि ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, मगर अभी फिलहाल सोरा यूरोप के कंट्रीज में अनअवेलेबल है ड्यू टू GDPR रूल, जो डेटा कलेक्शन के यूसेज को कंट्रोल करती है। ओपन AI को इंश्योर करना होगा कि उनका सिस्टम GDPR रूल्स को फॉलो करता है, तभी वो सोरा को अपनी कंट्रीज में यूज करने देंगे। AI का इस्तेमाल अब सिर्फ एप्स और गैजेट में नहीं किया जा रहा है, बल्कि अब ये जंग के मैदान में भी अपनी जगह बना रही है। आज के टाइम में ऑटोनोमस ड्रोन्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जो बिना इंसानी कंट्रोल के अपने फैसले ले सकते हैं। ये ड्रोन्स एडवांस एल्गोरिथम्स और सेंसर्स को इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें ये समझने की सलाहियत देते हैं कि किसको टारगेट करना है और कब करना है। इस तरह के सिस्टम्स जंग के तौर तरीकों में एक नया दौर शामिल कर रहे हैं, जो न सिर्फ एफिशिएंट है बल्कि मुश्किल और खतरनाक फैसलों को इंसानी हाथों से हटाकर टेक्नोलॉजी के हवाले कर रहे हैं। इंसान जितना भी बहादुर हो जाए, पर जब जान पर आती है तो एमिगडाला को एक्टिवेट होना पड़ता है और फियर जैसी फीलिंग्स आती है। मगर AI और मशीन इस डर जैसी फीलिंग से आजाद है। एलोन मस्क का भी मानना है कि AI पावर्ड ड्रोन्स फ्यूचर के बैटलफील्ड का हिस्सा बन चुके हैं और ट्रेडिशनल फाइटर जेट्स जैसे F-35 को पुराना बना चुके हैं। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स को फाइटर जेट्स के बजाय ड्रोन्स पर काम करना चाहिए, क्योंकि AI ड्रिवन सिस्टम्स ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट होते हैं। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ताकि बेटर डिसीजंस ले सके। कुछ लोगों को लगता है कि AI इंसानों की तरह डिसीजंस नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है, मगर ये बात पूरी तरह से गलत है। हम अपने डिसीजंस अपने दिमाग में स्टोर इंफॉर्मेशन की मदद से लेते हैं और AI के पास हमसे ज्यादा नॉलेज और इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से ये हमसे भी ज्यादा बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। 2016 में विस्टल ब्लोअर क्रिस्टोफर वेली ने एक दावा किया कि कैसे US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में सोशल मीडिया के डेटा को इस्तेमाल करते हुए लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस किया गया और इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया गया। कैम्ब्रिज एनालिटिका, एक डेटा एनालिसिस फर्म ने AI टूल्स और साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग का यूज किया। इसमें फेसबुक और सोशल मीडिया से लोगों का पर्सनल डेटा कलेक्ट करके उनकी सोचने के तरीकों को समझा गया। फिर उन्हें ऐसे टारगेटेड कैंपेन्स दिखाए गए जो उनके जज्बात और फैसलों को बदलने में मददगार साबित हुए। सोचिए कि यही AI टूल्स, जो अभी इतने एडवांस भी नहीं है, फिर भी ऐसे काम कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा। हाल ही में 26 नवंबर 2024 26 साल के सुचीर बालाजी, जो ओपन AI के विस्टल ब्लोअर थे, अपने अमेरिकन अपार्टमेंट में मरे हुए मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी बॉडी सैन फ्रांसिस्को के अपार्टमेंट से रिकवर हुई। पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उनकी मौत को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था। सुचीर ने ओपन AI के खिलाफ कुछ बड़े एलिगेशंस लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे AI मॉडल्स जैसे ChatGPT को
कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट का इलीगल यूज करती है। अगस्त 2024 में उन्होंने ओपन एआई छोड़ दिया और कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे थे। उनकी डेथ के बाद उनके पेरेंट्स और कई लोगों ने डिमांड किया कि इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। उनकी मदर का कहना है कि उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक थी और ओपन एआई के सीक्रेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनके पास होना ही उनकी मौत का रीजन बना है। अभी भी सैन फ्रांसिस्को की पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अपडेट्स का वेट किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज हमारी जिंदगियां बेहतरीन बनाने के लिए एक पावरफुल टूल है, कल एक ऐसा खतरा बन सकती है जो इंसानी सोसाइटी को हिला कर रख दे। एआई का पोटेंशियल सिर्फ टास्क को सिंप्लीफाई करने या डिसीजंस लेने तक महदूद नहीं है। ये टेक्नोलॉजी अपने अंदर एक ऐसी पावर रखती है जो अगर गलत डायरेक्शन में चल पड़ी तो पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। इस पावर को समझने के लिए एक कंसेप्ट है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी का मतलब है कि एक ऐसा मोमेंट जब एआई इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाए या फिर खुद ब खुद अपग्रेड करने लगी और इंसानों के कंट्रोल से निकल जाए। जब एक सिस्टम अपने आप को इवॉल्व करने लगता है तो वो एक्सपोनेंशियल स्पीड से इम्प्रूव होता है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं है बल्कि दुनिया के टॉप एआई एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट इस बात को सीरियसली लेते हैं। सिंगुलैरिटी के बाद एआई इंसानी कंट्रोल से निकल सकती है और ये वही मोमेंट होगा जहां चीजें इंसानों के लिए एक नाइटमेयर बन सकती है। एआई का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये इंसानों की तरह इमोशंस, एथिक्स और एम्पैथी नहीं समझती। ये सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने के लिए डिजाइन होती है। अगर इसका ऑब्जेक्टिव गलत डिफाइन किया गया है या अगर इसका डिजाइन एथिकली अलाइन नहीं है तो इसका नुकसान अनइमेजिनेबल है। एक सुपर इंटेलिजेंट एआई अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकती है बिना ये सोचे कि इस प्रोसेस में इंसानों या इन्वायरमेंट को क्या नुकसान होगा। ये टेक्नोलॉजी किसी भी चीज को, चाहे वो वेलफेयर हो, इकोनॉमी हो या सोशल सिस्टम, कंप्लीटली डिस्टर्ब कर सकती है। इसीलिए दुनिया के कुछ बड़े थिंकर्स जैसे एलोन मस्क, स्टीफन हॉकिंग और निक बोस्ट्रोम ने बार बार इस इशू पर फोकस किया है। एलोन मस्क ने एआई को ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहा है। निक बोस्ट्रोम ने अपनी किताब सुपर इंटेलिजेंस में एक्सप्लेन किया है कि एआई सिस्टम्स को एथिकली अलाइन करना और उनका कंट्रोल इंसानों के पास रखना कितना जरूरी है। ये एक्सपर्ट्स हमें वार्न करते हैं कि अगर एआई सिस्टम को बिना रेगुलेशन के छोड़ दिया गया तो ये इंसानी वैल्यूज के खिलाफ काम करने लगेगी। एआई का फ्यूचर एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। एक तरफ ये इंसानी प्रोग्रेस को नई बुलंदियों तक ले जा रही है, लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी को बिना कंट्रोल और समझ के डेवलप किया गया तो ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इस वक्त हमें सिर्फ इनके फायदे ही नहीं बल्कि इसके रिस्क को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अभी से एक्शन नहीं लेते तो कल शायद हमारे पास अपनी जिंदगियों पर कोई कंट्रोल ना हो। मगर दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि एआई सिर्फ एक असिस्टेंट है जो सिर्फ मदद करने के लिए बनी है, रिप्लेस करने के लिए नहीं। क्या ये एक इंसान का दुश्मन है या सिर्फ एक हेल्पर? आपका एआई के बारे में क्या ख्याल है? अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करें। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।